वह मेरे क्रांतिकारी लिपिक साथियों व क्रांतिकारी वीरांगनाएं, मातृशक्ति, सभी को मैं इस मन से क्रांतिकारी वंदन करता हूं। आज अपनी जो क्रांति की लहर जो है, स्ट्राइक जो है वो 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। कहने का मतलब है कि एक ऐतिहासिक स्ट्राइक का रूप लेने जारी है, लंबा रूप जिसको हम कह सकते हैं। 10 दिनों के बाद 1 महीने का जब तीसरा हिस्सा चला जाता है तो वो स्ट्राइक लंबी मानी जाती है। लेकिन इस लंबी स्ट्राइक में आज जो मेरे को लंच के बाद की स्थिति है वो थोड़ा खुश कर देने वाली है कि हमारे काफ़ी क्रांतिकारी साथी जो है वो इस पंडाल में बैठे हुए हैं। तो एक बार इन सभी साथियों के लिए भी तालियां हो जाए। आज इन साथियों में जोश भी पूरा दिख रहा है। मैं सुबह आज देरी से आया था, आज आने का मन भी नहीं था। सिस्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके साथ पंचकुला जाना था, लेकिन उसने मेरे जुनून को और ज़्यादा बढ़ा दिया कि जब तू वहाँ जा कर के इनकलाबी बातें बोलता है, इनकलाबी नारे देता है, ठीक, तो तेरे को वहाँ जाना चाहिए। जब तू इनकलाबी हो गया, जब तेरी सिस्टर है वो पंचकुला जाके आ सकती है, मैं चली जाऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने, लेकिन तेरे को करने पे ही जाना। तो आज सुबह से ही, चाहे उसके वो क्रांतिकारी बोल ही क्यों ना थे, ठीक है, लेकिन आज सुबह से मेरा मन भावुक था। अभी भी मैं बाहर बैठा हुआ था, तब भी यही सोच रहा था कि वो अकेली गई है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि उसको ये भी एक फिक्र है कि इन्होंने जो मुहिम शुरू कर रखी है उसमें कहीं ना कहीं इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई रुकावट ना आ जाए, कोई साथी इसी की वजह से कहीं ना कहीं रुक ना जाए। भी हो सकता है 4 साथियों को साथ लेकर के जाता हो। तो उसी जुनून के साथ वापस आपकी संख्या जो लंच के बाद देखने को मेरे को मिली, तो वो हौसला वो वापस आ गया। वो कहा ना, अगर हो जुनून और जज्बा और क्रांति की डगर दिल में, तो इन बादलों की क्या औकात है कि सूरज को छुपा दे। तो हमारे अंदर जो एक जुनून है कि हम एक उस आग को लिए हुए तपते सूरज हैं कि हमें कोई भी जो औकात है किसी को वो दबा नहीं सकती। तो हम इस मन से दबेंगे नहीं। अपना जो हक है 35-400 वो इस मन से लेकर के ही वापस जाएंगे, क्योंकि हम इस दरी के ऊपर आकर के बैठ चुके हैं और जमाव कर चुके हैं। बस आज आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि जो साथ में अपने जो दफ्तर हम छोड़ के जहाँ बैठे हैं, कि इन दफ्तरों में कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि लिपिक साथी जो है वो एक क्रांति में आ गया है और वो धरने के ऊपर बैठा हुआ है और अपने हकों की मांग के लिए आज वो लड़ने के लिए आतुर है। और ये आवाज़ जब तक ये आंदोलन चलता है तब तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ जब दब गई और ये संख्या जब कम होगी तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ सकते हैं। तो हमने पिछड़ना नहीं है, बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि हम आज आज़ाद भारत में जरूर रह रहे हैं, लेकिन हमें जो हक मिलने चाहिए आज़ाद भारत वाले, वो आज़ाद भारत वाले हक हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज भी हम अंग्रेजी साम्राज्य की तरह जी रहे हैं। तो साथियों, अंग्रेजी साम्राज्य में भी यही था, मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी, किसान को किसान का हक नहीं मिलता था और कर्मचारी को कर्मचारी का पूरा वेतन नहीं मिलता था। और वैसे ही आज अंग्रेजी सरकार वाली स्थिति में हम जहाँ बैठे हुए हैं, क्यों ना ही तो आज मजदूर को मजदूर का हक है, ना किसान को किसान का, और ना ही एक कर्मचारी को कर्मचारी का हक है। संविधान की सबसे बड़ी कड़ी जो एक क्लर्क है, जो एक संवैधानिक पद IAS को सबसे ऊंचा उठाता है, उसके लिए दिन रात काम करता है, और वो एक टूटी हुई एक रीढ़ लेकर के इस धरने के ऊपर सोया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उसकी सोचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो संविधान को जिंदा रखने वाला जो क्लर्क है उसको वापस मान सम्मान सहित उस सीट के ऊपर बिठाया जाए, और उन फाइलों में जो धूल जमी है उस धूल को कहीं ना कहीं साफ किया जाए, और जिन किसी साथी का काम रुका हो तो काम आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जहाँ बैठे हैं तो कोई फाइल मजदूर की भी रुकी हुई होगी, जो मजदूर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई हमारा साथी बीमार भी होगा जिसने भत्ता लेना होगा, कोई मेडिकल भत्ता, उसकी फाइल भी रुकी हुई है, वो भी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो सरकार को ये आवाज़ जो है एक लिपिक की नहीं है, ये समूचे वर्ग की आवाज़ है, क्योंकि एक लिपिक जो है वो सभी पदों का समावेश रखता है और सारे समाज का एक अनूठा हिस्सा जो एक लिपिक है।
तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उस लिपिक की पुकार जो वो सुननी चाहिए। वो अपना हक मांग रहा है 35,400, और कुछ ही नहीं मांग रहा है सरकार से। तो साथियों, एक छोटा सा उदाहरण है कि जहाँ बैठे हुए और इन क्रांतिवीरों की बातें सुन करके मेरे में थोड़ा सा जोश आया था। हालांकि स्कूल के अंदर एक छोटा सा ऑफिस है, उस नुक्कड़ में बैठे रहते हैं सारा दिन मुंह बांध के। अध्यापक साथी आते हैं, सर बायोमेट्रिक ऑन है? हाँ जी ऑन है, लगाओ हाजिरी। सुबह आते हैं, सर अटेंडेंस वाला रजिस्टर मिल जाएगा, जीप वाली मेरी फाइल देना सर, ई सैलरी वाली वो मेरी पे स्लिप देना सर निकाल के। सारा दिन उसी में ही रहते हैं। कोई क्रांतिकारी विचार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज आपके बीच में आकर के ये जो आवाज है वो ऊपर तक उठने को आ गई है। कहने का मतलब है जो ललक कभी सीने के अंदर छुपी हुई थी वो कहीं ना कहीं फटने को बाहर आ गए, क्योंकि 13वां दिन आ गया और 13वें दिन तक अभी तक हमें कोई ऐसा समाचार नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो साथियों, कम से कम नारे इस प्रकार के उठने चाहिए, हमारे नारों में भी गूंज ऐसी उठनी चाहिए कि दीवारें हिलनी चाहिए। भी पता चलना चाहिए कहीं ना कहीं जो बाहर से साथी काम करवाने भी आ रहे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए भी ये एक वर्ग है जो अपने हक की मांग के लिए जहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। आजाद भारत से पहले की बात बताता हूँ। भारद्वाज जी नाम दे रहे हैं भगत सिंह का, देखो उनके तो पैरों की धूल ही नहीं हो सकते हम, लेकिन भगत सिंह जिसको आदर्श मानते थे, आज उस क्रांतिकारी की छोटी सी बात करूंगा। भगत सिंह जिसकी फोटो अपनी जेब में हमेशा रखा करते थे, करतार सिंह सराबा, उनकी बात करूंगा। फैमिली से करतार सिंह सराबा भी कमजोर नहीं थे, लेकिन हमारे हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो विदेश और देश में उन्होंने मजदूरों के लिए काम किया। जब वो सैन फ्रांसिस्को में पढ़ने के लिए गए थे तो वहां जाकर के उन्होंने मजदूरों की हालत देखी। उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता था, जितना वो काम लेते थे उतना उनको हक नहीं मिलता था। उसका मात्र ही 5वां हिस्सा उनको मिलता था, जिसको देख करके वो हताश हो कि आया तो मैं एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट की शिक्षा पाने के लिए था, लेकिन मेरे को ये लगता कि केमिस्ट्री की शिक्षा पाके इस केमिस्ट्री से बम बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं इनको बम फोड़ना पड़ेगा, तभी से मानेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। तो जैसे यहाँ कोई क्रांतिकारी साथी आकर के अपना क्रांतिकारी विचार देता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्रांतिकारी लहर आती है, क्रांतिकारी विचार पैदा हो जाते हैं। वैसे ही वहाँ उनका एक साथी पहले से लाला हरदयाल क्रांतिकारी विचार दे रहा था कि अपन यहाँ से क्रांतिकारी इकट्ठे करके लेके जाने हैं, जिन्होंने विदेशों में नई नई शिक्षा प्राप्त की है, हर विषय में निपुणता हासिल करी है, उनको भारत में ले जाकर के हमने अंग्रेजों से भारत आजाद कराना, ताकि हमारे भारत के जो मजदूर है उनको बाहर ना आना पड़े और वहीं उनको मजदूरी के ऊपर जो पूरा वेतन है वो मिले, कर्मचारी को कर्मचारी का वेतन मिले। तो हमें जो आवाज जो जहाँ से उठा करके वहां लेके जानी पड़ेगी। तो उस समय करतार सिंह सराबा की उम्र जो थी वो मात्र 17.5 साल थी, और 17.5 साल में लाला हरदयाल क्रांतिकारी की बातों से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने आकर के कलकत्ता के अंदर मजदूरों को इकट्ठा करके और सबसे पहले फैक्ट्री के मजदूरों से आंदोलन शुरू करवा दिया कि एक आंदोलन शुरू कर दो, जब तक आपकी आवाज नहीं बाहर आएगी तब तक ये सरकार जागेगी नहीं। कम से कम ऐसी आवाज दो सरकार को कि वो बोली हो जाए, वो बोली हो जाए कि अपने घर वालों की आवाज ही पहचानने को वो तरसे कि मेरे को जो क्या गाना चाहते हैं, उनके संगीत की धुन समाप्त हो जानी चाहिए। तो 17 साल की उम्र में हमें कुछ नहीं पता होता, आज तो 17 साल वाला 10वीं 11वीं पास करता है, लेकिन 17 साल की उम्र में करतार सिंह सराबा के दिमाग के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी विचार थे। उस बंदे ने क्रांति की गूंज उत्पन्न कर दी थी भारत में आकर के, और गूंज उत्पन्न जो हुई 1913 में, उस समय सराबा क्या थे, पंजाब में आए थे। 1913 में जैसे ही पंजाब में तो किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कहीं तो फैक्ट्री मजदूर वाले हड़ताल कर रहे हैं और कहीं से किसान भी पंजाब में हड़ताल कर रहे हैं। तो स्थिति स्वयं वैसी बनी हुई है, कहीं कर्मचारी दरी के ऊपर बैठा तो कहीं किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये हमारी आवाज दबी हुई रहेगी तो हमें हक नहीं मिलेगा। तो कम से कम ये भी पता चले जनता को, ये तो पता चले कि हम धरने के ऊपर बैठे हुए हैं नारों से, क्योंकि इस धरने को सबसे पहले इसकी मर्यादा को समझाया गया था कि इसकी मर्यादा यही है कि इसको संवैधानिक रूप से बना करके रखना धरने को, कि कोई भी ऐसी आवाज, कोई भी ऐसा क्ल्यू जो है वो नेगेटिव बाहर ना जाए कि अपना धरना टूट सके। तो इसकी नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी है कि हमारी आवाज में गूंज जरूर होनी चाहिए। मायूस होकर के दरी पे कूलर की ठंडी हवा लेकर के हमने नहीं जाना है, हमने जहाँ से 35-400 लेकर के जाना। जो दिल में आग है वो आग जलती रहनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए।
तो वैसे ही वीर क्रांतिकारी करतार सिंह सरापा थे। तो उस समय कहा था कि गद्दार आज भी देश में और गद्दार उस समय भी देश में थे। उन्होंने रात्रि सूचना दी कि करतार सिंह सरापा जो है वो लुधियाना की पुरानी सराय में रात को रुका हुआ है और रात को उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उस नौजवान वीर को उस सराय से गिरफ्तार कर लिया गया और सूचना देने वाला भी एक अपने भारत का ही था। और गिरफ्तार करके 19 साल की उम्र में, सबसे छोटी उम्र में करतार सिंह सरापा को फांसी दे दी गई थी। और फांसी का जब भी सुबह अखबार के अंदर इश्तिहार आया तो भगत सिंह ने सबसे पहले इश्तिहार पढ़ते ही ये कहा था, कितनी की उम्र होती है, 9 साल की उम्र में इश्तिहार पढ़ के देखा था उस टाइम भगत सिंह ने कहा आज एक गूंज जो है ना इस नौजवान की वो खत्म नहीं होगी। किसान को किसान का हक मिलेगा, मजदूर को मजदूर का हक मिलेगा, कर्मचारी को कर्मचारी का हक मिलेगा। ये आवाज कभी दबेगी नहीं, ये आवाज अब ऊपर आएगी। तब उस बंदे ने कसम खाई थी और अपने पॉकेट के अंदर करतार सिंह सरापा की फोटो हमेशा के लिए डाल ली थी कि आज से इसने जो आदर्शवादी विचार उत्पन्न किए हैं, जो क्रांतिकारी भावनाएं विदेश में जाकर के लाला हरदयाल से सीख करके आता है, वो क्रांतिकारी भावनाएं मेरी जेब में पड़ी हुई जो सरापा की तस्वीर है वो मेरे को देगी और मैं इसी तस्वीर को लेकर के इस देश के लिए संघर्ष करूँ। इस मजदूर